कहते हैं कि जिंदगी हर किसी के साथ इंसाफ नहीं करती, पर कभी कभार ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप जिंदगी के गुनहगार बनकर रहना चाहते हैं या नहीं। और अगर आपके अंदर भी शॉशैंक रिडेम्पशन की एंडी ड्यूफेन जैसा सब्र और जज्बा है तो आप भी एक न एक दिन अपनी आजादी पा ही लेंगे। स्टीफन किंग की कहानी पर आधारित 1994 की शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी भले ही फाइनेंशियली फ्लॉप थी, पर अपनी बेहतरीन उम्मीद और जज्बे की कहानी, कास्ट और उनके लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी दुनिया के सबसे यादगार मूवीज में से एक है, जो IMDb की नंबर 1 पोजीशन पर बहुत लंबे समय से कायम है। तो जाहिर सी बात है इस मूवी में कोई बात तो होगी ही, और यही बात हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं, जिन्होंने कई बार इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में सजेस्ट किया है। थैंक यू है आप सभी का। ऐसे ही ऑसम टॉपिक को सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी फैक्ट, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों टॉम हैंक्स और टॉम क्रूज ने एंडी ड्यूफ्रेन के कैरेक्टर को प्ले नहीं किया, कहां पर है रियल लाइफ में मूवी का शॉशैंक जेल, और जानेंगे कि कौन सा सिंपल सीन बना मॉर्गन फ्रीमैन के हाथ के दर्द का कारण। जानेंगे कि रेड ने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण वो शॉशैंक की जेल में सजा काट रहा था, और फाइनली जानेंगे कि फाइनेंशियली फ्लॉप होने के बावजूद भी ये लोगों के बीच एक कल्ट क्लासिक मूवी आखिर कैसे बनी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी बेस्ड है मशहूर अमेरिकन राइटर स्टीफन किंग की कहानी रीटा हेवर्थ एंड शॉशैंक रिडेम्पशन पर, और ये कहानी बेसिकली हिस्सा थी स्टीफन किंग के 1982 के नॉवल डिफरेंट सीजन्स की, जिसमें इस कहानी को मिलाकर स्टीफन किंग ने 4 कहानियां लिखी थीं, जो बेसिकली उनके ट्रेडिशनल हॉरर जॉनरा से अलग थीं, और बेसिकली इस नॉवल के थ्रू वो डिफरेंट जॉनरास को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस नॉवल की 3 कहानियों पर पहले ही मूवी बन चुकी है, और इसकी एक कहानी द ब्रीथिंग मेथड पर अमेरिकन डायरेक्टर स्कॉट डायरेक्शन मूवी बनाने वाले हैं। शॉशैंक रिडेम्पशन के डायरेक्टर फ्रैंक डाराबॉन्ट राइटर स्टीफन किंग के साथ बहुत पहले से काम कर रहे थे, जहां पर स्पेसिफिकली 1983 में द वुमन इन द रेड रूम की शॉर्ट फिल्म अडॉप्टेशन के लिए स्टीफन किंग ने अपनी इस कहानी की राइट को उन्हें सिर्फ और सिर्फ $1 में बेचा था, और ऐसे ही करते करते उन्होंने स्टीफन किंग की कई कहानियों पर शॉर्ट फिल्म्स बनाए। और जब फ्रैंक डाराबॉन्ट ने अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 ड्रीम वॉरियर्स की स्क्रिप्ट लिखी तो उन्हें बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिले, जिसके चलते उन्होंने $5000 में स्टीफन किंग से रीटा हेवर्थ एंड द शॉशैंक रिडेम्पशन के राइट्स खरीद लिए। हैरानी की बात तो यह है कि स्टीफन किंग को खुद इस बात का यकीन नहीं था कि इस 96 पेज की कहानी से कोई पूरी की पूरी मूवी कैसे लिख सकता है, पर फिर भी उन्होंने अपनी कहानी को $5000 में बेच दिया, और जो चेक उन्हें फ्रैंक डाराबॉन्ट ने दिया था स्टीफन किंग ने उसे कभी भी कैश नहीं कराया, और जब मूवी सक्सेसफुल हुई तो वही चेक फ्रेम करा के उन्होंने फ्रैंक डाराबॉन्ट को गिफ्ट के रूप में वापस भेज दिया। अब अगर हर चीज नॉवल के हिसाब से होती तो शायद आपको रेड एक व्हाइट मेल के रूप में दिखता। यही कारण है कि पहले रेड के कैरेक्टर के लिए क्लिंट ईस्टवुड, हैरिसन फोर्ड, पॉल न्यूमैन और रॉबर्ट रेडफोर्ड को कंसीडर किया जा रहा था, क्योंकि नॉवल के अंदर रेड एक व्हाइट आयरिश मैन है जिसके लाल बाल होते हैं, और उसी की वजह से उसे ये निकनेम मिलता है। लेकिन प्रोड्यूसर लिज ग्लॉस्टर को इस कैरेक्टर के लिए मॉर्गन फ्रीमैन ही पसंद थे, इसलिए उन्हीं को कास्ट किया गया। मूवी के अंदर इस बात का एक रेफरेंस भी दिया गया है, जहां पर रेड एंडी से खुद को एक आयरिश होने का मजाक करता है। वहीं पर दूसरी तरफ एंडी ड्यूफ्रेन के रोल के लिए पहले जेफ ब्रिजेस, टॉम हैंक्स, केविन कॉस्टनर, टॉम क्रूज, निकोलस केज, जॉनी डेप और चार्ली शीन तक को कंसीडर किया जा रहा था, जहां पर टॉम हैंक्स ने इस रोल को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उस समय फॉरेस्ट गंप की मूवी के लिए कमिटेड हो चुके थे। वहीं पर टॉम क्रूज ने इस स्क्रिप्ट की टेबल रीडिंग भी कर ली थी, लेकिन उन्हें डायरेक्टर फ्रैंक डाराबॉन्ट पर भरोसा नहीं था, जिसके कारण उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया। बाद में फाइनली टिम रॉबिन्स को एंडी ड्यूफ्रेन के लिए कास्ट किया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस मूवी का टाइटल सिर्फ और सिर्फ शॉशैंक रिडेम्पशन ही क्यों है, जबकि इस पूरी की पूरी कहानी का टाइटल रीटा हेवर्थ एंड शॉशैंक रिडेम्पशन है। वेल एक्चुअली हुआ ये था कि जब इस मूवी को इनिशियली अनाउंस किया गया था तब बहुत सारे लोग को ऐसा ही लगा था कि ये क्लासिक अमेरिकन एक्ट्रेस रीटा हेवर्थ की एक बायोपिक मूवी होने वाली है, और इसी वजह से अमेरिका की कई सुपर मॉडल और एक्ट्रेसेस के एजेंट्स और मैनेजर्स फ्रैंक डाराबॉन्ट को कांटेक्ट करने लगे, जिसके कारण लोगों के बीच में और कंफ्यूजन न पैदा करने के लिए इसके टाइटल को छोटा कर दिया गया। इस मूवी की शूटिंग लगातार 3 महीने तक हुई थी, जहां पर हफ्ते के 6 दिन
और दिन के 18 घंटों तक इसकी शूटिंग चलती थी और कभी कभार सीन्स को परफेक्ट डिलीवर करने के लिए कई रीटेक्स लेने पड़ते थे। अब ये पर्टिकुलर चीज मॉर्गन फ्रीमैन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गई थी, क्योंकि जिस सीन के अंदर एंडी और रेड पहली बार मिलते हैं और बात करते हैं, उस सीन में हमें रेड बेसबॉल कैच करते हुए और फेंकते हुए दिखता है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि इस सीन को डिलीवर करने के लिए मॉर्गन फ्रीमैन को 9 घंटे तक का वक्त लगा था, जहां पर उन्हें इस सीन के लिए कई सारे टेक्स लेने पड़े और इन्हीं टेक्स के दौरान उन्हें कई बार उसी बॉल को फेंकना और कैच करना पड़ा, जिसके कारण उनके हाथों में स्ट्रेन भी आ गया और अगले दिन वो सेट पर एक आर्म स्लिंग के साथ नजर आए। मूवी के अंदर कैदियों को दिखाने के लिए पहले लोकल्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनमें से कई लोकल्स के पास हमेशा फुर्सत नहीं हुआ करती थी और उनमें से कई अपने काम पर चले जाया करते थे, जिसके कारण कैदियों की कमी पूरी करने के लिए सचमुच के कैदियों का इस्तेमाल किया गया, जो हाफ वे हाउस यानी सुधार गृह में काम करते थे, जहां पर वो रहकर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अलग अलग स्किल्स को सीखते हैं। और इनमें से कई सारे बहुत पुराने चोर भी थे, लेकिन मूवी की शूटिंग के दौरान इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। फ्रैंक डैराबॉन्ट ने अपनी मूवी के लिए 1990s की मार्टिन स्कॉर्सेसे की डायरेक्टेड मूवी गुड फेलास से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लिया है, जहां पर वो मूवी की फ्री टाइम और अपने हर संडे की रात को इस मूवी को बार बार देखा करते थे और यहीं से उन्हें रेड की वॉइस ओवर नरेशन का आइडिया आया। वैसे इस नरेशन की रिकॉर्डिंग मूवी के शुरू होने से पहले की गई थी, जहां पर पहले तो इस पूरे के पूरे नरेशन को 40 मिनट के अंदर अंदर मॉर्गन फ्रीमैन ने रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया था, लेकिन इसमें आए एक प्रॉब्लम की वजह से इसे री रिकॉर्ड करना पड़ा, जहां पर 3 हफ्तों का वक्त लगा। मूवी की कहानी भले ही अमेरिका के मेन में सेट थी, पर इसकी असल शूटिंग अमेरिका के मैन्सफील्ड ओहायो में हुई है, जहां पर शॉशैंक जेल के लिए ओहायो स्टेट रिफॉर्मेटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे साल 1886 से लेकर 1910 तक बनाया गया था और इसे 1990 तक इसे एक जेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद से गवर्नमेंट ने इसे बंद करने का फैसला किया और शॉशैंक रिडेम्पशन की मूवी की शूटिंग के बाद इसे तोड़े जाने का प्लान भी था। लेकिन जब मूवी सक्सेसफुल हुई तो ये अबैंडन्ड जेल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया और 1975 से लेकर आज तक 2 दर्जन से भी ज्यादा मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर शूट किए जा चुके हैं। अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी, जो अमेरिका में जानवरों पर होने वाले अत्याचार पर नजर रखती है, उसे इस मूवी के एक सीन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, जहां पर जब एंडी अपने खाने में से कीड़ा निकालकर ब्रुक्स को देता है ताकि वो अपने कौवे जेक को खिला पाए। अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी के हिसाब से उस सीन के लिए उस कीड़े को पहले से मरा हुआ होना चाहिए था, वो भी अपनी नेचुरल कॉज की वजह से, क्योंकि ये वर्म के हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। इस मूवी के अंदर इनमेट्स जो मूवी देखते हैं वो बेसिकली 1946 की रीटा हेवर्थ की फेमस गिल्डा मूवी थी, लेकिन नॉवल के अंदर जेल के कैदी 1945 की द लॉस्ट वीकेंड देखते हैं। अब ऐसा होने का कारण यही था कि शॉशैंक रिडेम्पशन को बनाने वाली कोलंबिया पिक्चर्स के पास द लॉस्ट वीकेंड मूवी को यूज करने के राइट्स नहीं थे, इसीलिए उन्होंने गिल्डा मूवी को यूज किया। वहीं पर अगर एंडी के सेल्स के अंदर के पोस्टर्स की बात करें तो एंडी ने कहानी के अंदर रीटा हेवर्थ और रैक्वेल वेल्च के साथ साथ मर्लिन मुनरो को भी पोस्टर लगाई थी। शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी एक और मूवी यूनिवर्स को शेयर करती है, जहां पर रीटा हेवर्थ एंड शॉशैंक रिडेम्पशन के साथ साथ एप्ट पीपल भी डिफरेंट सीजन्स नॉवल का हिस्सा है, जिसमें एक छुपे हुए नाजी की कहानी बताई गई है। इस पर भी 1998 में मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसमें इस नाजी यानी कर्ट डुसेंडर के अकाउंट्स एंडी डुफ्रेन संभालता है। अब इस बात को नॉवल के अंदर तो क्लियर किया गया है, लेकिन इसे मूवी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मूवी के अंदर एंडी जब भी रेड से पूछता है कि उसने आखिर कौन सा गुनाह किया है, तो वो उससे हमेशा यही कहता है कि यहाँ पर सब निर्दोष हैं। लेकिन अब सब जानते हैं कि जेल के अंदर कोई ऐसे ही नहीं जाता, उन पर कोई न कोई आरोप तो जरूर होते हैं। तो ऑफिशियल स्टीफन किंग की नॉवल के हिसाब से रेड को नॉवल के अंदर 3 लाइफ सेंटेंस मिलती है, जहाँ पर उस पर अपनी बीवी, पड़ोसी की बीवी और पड़ोसी के बेटे को मारने का आरोप होता है। बेसिकली नॉवल के हिसाब से रेड अपनी कार से अपनी वाइफ को मारना चाहता था ताकि वो उसके इंश्योरेंस के पैसे अपने नाम कर सके, इसीलिए वो अपनी गाड़ी के ब्रेक को फेल करके अपनी वाइफ के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन वो गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है और पड़ोसी के घर में घुस जाती है। मूवी के ऑफिशियल थिएट्रिकल कट से पहले मूवी के अंदर और भी बहुत सारे सीन्स थे जो कैरेक्टर्स के बारे में और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देते, जहां पर सबसे पहले कैदियों को ब्रुक का कौवा जेक ब्रुक के जाने के बाद मरे हुए हाल में दिखता, जहां पर कैदी
उसको प्रॉपर बरियल भी दी थी। वहीं पर दूसरी ओर जेल के अंदर हमें टॉमी की वाइफ भी दिखने वाली थी, जहाँ पर उससे बात करने के बाद ही टॉमी को इंस्पिरेशन मिलती है अपनी पढ़ाई को पूरी करने की। अमेरिकन एक्टर और डायरेक्टर रॉब रीनर को फ्रैंक डॉराबॉन्ड की मूवी की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जहां पर उन्होंने इस मूवी को खुद डायरेक्ट करने के लिए फ्रैंक डॉराबॉन्ड को $2.5 मिलियन का ऑफर दिया था और वो स्क्रिप्ट को अपने लिए खरीदना चाहते थे और वो बेसिकली टॉम क्रूज और हैरिसन फोर्ड के साथ शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी बनाना चाहते थे। एक वक्त पर फ्रैंक डॉराबॉन्ड इस स्क्रिप्ट को बेचने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अंत में उन्होंने ये रियलाइज किया कि कुछ बड़ा करने का उनका यही अपॉर्चुनिटी है और वो इसे जाने नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। कहते हैं ना कि कुछ चीजों की कीमत बाद में समझ में आती है। वेल, ये मूवी उसी चीज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मूवी को टोटल $25 मिलियन की बजट पर बनाया गया था, लेकिन थिएटर्स में इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ $18 मिलियन की कमाई की, जहां पर इसका सीधा सामना फॉरेस्ट गंप और पल्प फिक्शन जैसी बेहतरीन मूवी से था, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। वहीं पर आगे जाकर जब इस मूवी को 7 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, तो ऑस्कर बज़ के चलते इस मूवी ने $10 मिलियन और कमा लिए, लेकिन फिर भी ये मूवी फाइनेंशियल फ्लॉप ही रही। साथ ही साथ इसने कोई भी ऑस्कर अवार्ड अपने नाम नहीं जीता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, लोगों को इस मूवी की असली कीमत समझ में आने लगी और इस मूवी को थिएटर्स में तो नहीं, लेकिन रेंट करके बहुत बार देखा गया, जहां पर ये 1995 की सबसे ज्यादा रेंट की जाने वाली मूवी बन गई, जिससे इसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और तो और बाद में जाकर इसे अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम में 72वें स्थान पर रखा और तो और IMDb पर ये आज तक नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवीज फैक्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने इस मूवी को आज तक नहीं देखा है तो मैं आपको इस मूवी को देखने का जरूर रेकमेंड करूंगा। ये मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और यकीन मानिए इस मूवी को देखने के बाद आपको उम्मीद की अहमियत और ताकत समझ में आ जाएगी। वैसे इस वीडियो में बताया आपको कौन कौन से फैक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आए, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि इतनी बेहतरीन मूवी होने के बावजूद भी ये मूवी एक फ्लॉप थी। इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में मालूम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।